आज की क्लास में हम पूरी मेटलर्जिकल प्रोसेस के ऊपर एक रूपरेखा बनाएंगे। हम देखेंगे कि मेटलर्जी क्या होती है और मेटलर्जी को हम पूरी मेटलर्जिकल प्रोसेस को हम कितने स्टेप्स या कितने मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के जरिए कंप्लीट करते हैं। मेटलर्जी होती क्या है? मेटलर्जी है द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। ओर से मेटल को ऑब्टेन करना और बाद में उसके बाद उनके एलॉय का फॉर्मेशन भी मेटलर्जी के अंदर शामिल किया गया है। मींस ओर से मेटल को ऑब्टेन करना और उसके बाद ओर का फॉर्मेशन, ये सारी प्रोसेस जितने स्टेप्स में होती हैं या जितने ऑपरेशंस में होते हैं, इन सबको हम मेटलर्जिकल ऑपरेशन और इस पूरी प्रोसेस को मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। हम ओर को माइन से निकालते हैं, तो ओर को माइन से निकालना मींस माइन से डिगिंग करना, ये माइनिंग के अंदर आता है। और माइनिंग ऑफ ओर के बाद मेटल ऑब्टेन करने तक के जितने भी स्टेप्स हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर आते हैं। इन स्टेप्स को हम एक एक करके, इन ऑपरेशंस को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो स्टेप्स है मेटलर्जिकल प्रोसेस का, वो है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। मींस जब हम माइन से ओर को ऑब्टेन करते हैं डिगिंग करने के बाद, तो ओर हमको बड़े बड़े लम्प्स के फॉर्म में मिलता है। इन लम्प्स को अगर हम ऐसे ही मेटलर्जिकल प्रोसेस में ले लें तो मेटलर्जिकल प्रोसेस काफी लंबी और टफ हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम उन बड़े बड़े लम्प्स को छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्रश कर लेते हैं और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से बड़े ओर के लम्प्स को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, उसे हम क्रशिंग या फिर क्रशिंग ऑफ ओर कहते हैं, क्रशिंग या ग्राइंडिंग ऑफ ओर कहते हैं। क्रशिंग और या ग्राइंडिंग ऑफ ओर के लिए हम कई तरह से क्रशर यूज करते हैं। इसमें जॉ क्रशर शामिल है, वॉल मिल शामिल है, स्टम्प मिल शामिल है। इन सारे क्रशर के जरिए हम बड़े बड़े ओर्स के लम्प्स को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को या इस स्टेप को हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर कहते हैं। पाउडर फॉर्म में मिलने के बाद ओर को प्यूरिफाई या कंसंट्रेटेड किया जाता है। ओर के साथ काफी सारी इंप्यूरिटीज होती हैं। इन इंप्यूरिटीज के अंदर अगर हम देखें तो सैंड है, लाइमस्टोन है और भी बहुत सारी मिट्टी, अर्थ वगैरह, ये सारी चीजें रहती हैं। ये अगर ओर के अंदर बनी रही तो ओर की आगे की प्रोसेस कॉस्टली हो जाएगी और टफ भी हो जाएगी। तो इसी स्टेप पर हमको इन इंप्यूरिटीज को ओर से अलग करना पड़ता है। इन इंप्यूरिटीज को हम गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। तो गैंग या मैट्रिक्स का मतलब है कि अनवांटेड इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। तो इस गैंग या मैट्रिक्स को ओर से अलग करने की प्रोसेस है, उसे हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। ओर का कंसंट्रेशन कई मेथड्स के जरिए किया जाता है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेथड मैंने यहां लिखे हुए हैं, लेकिन मेथड बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पुराना मेथड है कि हैंड पिकिंग मेथड। इसको हम मैकेनिकल मेथड के अंदर शामिल करते हैं। मींस ओर के अंदर इंप्यूरिटीज है वो हाथ से अलग करके बीन कर अलग कर ली जाती है। इसे हम हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। तो ये तो अब बहुत रेयर मेथड हो गया है, ये यूज नहीं किया जाता। डेफिनेटली आपको तो वैसे ही क्लियर हो रहा है कि हैंड पिकिंग मेथड तो अब प्रोसेस में यूज नहीं होता होगा। लेकिन और मेथड है जैसे हाइड्रोलिक सेपरेशन या इसको ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन सेपरेशन भी बोलते हैं। ये उस समय यूज किया जाता है जब ओर और गैंग या मैट्रिक्स की डेंसिटी में डिफरेंस होता है। तो हम पानी के साथ ओर को बहा देते हैं, तो अगर ओर भारी है तो वो पहले बैठ जाता है, नीचे आ जाता है और इंप्यूरिटीज पानी के साथ बहकर चली जाती है। मैं इसको इस मेथड्स के जरिए हम आगे पढ़ेंगे, मेथड में ही पढ़ेंगे। दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन। जब ओर या गैंग या मैट्रिक्स में से कोई एक चीज मैग्नेटिक नेचर की और दूसरी नॉन मैग्नेटिक नेचर की है, तो उसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के जरिए प्यूरिफाई करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में ऐसे ओर यूज किए जाते हैं जो सल्फाइड ओर होते हैं, उनको हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से प्यूरिफाई करते हैं। इसके बाद लीचिंग प्रोसेस आती है। अगर हम ओर को ऊपर वाले 3 फिजिकल मेथड से प्यूरिफाई नहीं कर पाते तो फिर प्यूरिफाई करने के लिए हम केमिकल मेथड का यूज करते हैं, तो उसे हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ ओर में काफी सारे मेथड शामिल किए जाते हैं। जब हमको ओर कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिल गया, मींस ओर से हमने गैंग या मैट्रिक्स को सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, उसके बाद हम ड्रेसिंग ऑफ ओर करते हैं। ड्रेसिंग ऑफ ओर का मतलब है कि हम ओर को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो आसानी से जल्दी रेड्यूस हो जाए। तो इस स्टेप को हम ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं, या हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू रेड्यूसिबल फॉर्म।
मीन्स इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें ओर जो सल्फाइड फॉर्म में है या सल्फेट में है या कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में है, इसको हम ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि उसको आसानी से मेटल के अंदर रेड्यूस कर पाए। इसके अंदर दो स्टेप होते हैं, या तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। मीन्स ओर का या तो कैल्सिनेशन किया जाएगा या रोस्टिंग किया जाएगा। ये क्या होते हैं ये आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। जब हमको ओर रेड्यूसिबल फॉर्म में मिल गया, मीन्स ऐसे फॉर्म में मिल गया जिसको हम आसानी से रेड्यूस कर सकते हैं, तो फिर हम रिडक्शन ऑफ ओर टू मेटल करते हैं। मीन्स रिडक्शन ऑफ ओर टू मेटल, इसके अंदर बहुत सारे मेथड शामिल होते हैं। इनमें से किसी एक मेथड का यूज करके हम ओर से मेटल को ऑब्टेन करते हैं। ये मेथड है, पहला है कार्बन रिडक्शन मेथड, या हम कहेंगे रिडक्शन ऑफ बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर हम ओर की रिड्यूसिबल फॉर्म को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के जरिए रिड्यूस करते हैं, तो इसको हम कार्बन रिडक्शन मेथड कहते हैं। अगर कार्बन रिडक्शन मेथड यूज नहीं किया जा सकता, तो हम रिडक्शन बाय मेटल मींस मोर रिएक्टिव मेटल के जरिए लेस रिएक्टिव मेटल को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस के अंदर हम मैग्नीज या क्रोमियम को ऑब्टेन करने के लिए एल्यूमिनियम मेटल का यूज करते हैं, या गोल्ड स्मिथ थर्माइट बेल्डिंग के अंदर हमको अगर मॉल्टन आयरन चाहिए होता है, तो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा और अगला मेथड है सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। तो लेड सल्फाइड है, HgS है, मरकरी का सल्फाइड है। ये आसानी से सेल्फ मेथड के जरिए ही सेल्फ ही रिड्यूस हो जाता है या ऑटो रिड्यूस हो जाता है। इस मेथड को हम सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन मेथड कहते हैं। तो मरकरी है, लेड है, इनका रिडक्शन हम सेल्फ रिडक्शन मेथड के जरिए करते हैं। हाइड्रोमेटलर्जी और डिस्प्लेसमेंट मेथड, हमें मालूम है कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। जैसे कॉपर सल्फेट से हमको कॉपर ऑब्टेन करना है, तो उसके अंदर जिंक डाल दे, जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर देगी और खुद जिंक सल्फेट बना देगा, कॉपर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को रिप्लेस करना है, तो हम कॉपर या जिंक डाल दें तो सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाता है, या कहें कि सिल्वर रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरह की कोई मेथड अगर हम यूज करते हैं, तो उसे हम हाइड्रोमेटलर्जी या डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर रखते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मोर रिएक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनको ऑब्टेन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि ये मेटल खुद अपने आप में इतनी रिड्यूसिबल होती है कि और किसी रिड्यूसिंग एजेंट से इनको रिड्यूस करना आसान नहीं होता। इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड के जरिए इनको ऑब्टेन करते हैं। जब मेटल हमको मिल जाती है, तो वो इम्प्योर फॉर्म में मिलती है, उसको प्यूरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मेटल जो हमको इन मेथड के जरिए मिलती है वो इम्प्योर होती है। ये इम्प्यूरिटीज आती कहां से है? ये हम जब ऊपर से कोई रिएजेंट डाल रहे हैं, वो इम्प्यूरिटीज उसके साथ हो सकती है। कार्बन रिडक्शन मेथड में कार्बन वगैरह एक्सेस में आ जाए, वो इम्प्यूरिटीज हो सकती है। इसके अलावा गैंग या मैट्रिक्स उसके अंदर है, वो भी बची रह सकती है, वो भी इम्प्यूरिटीज की तरह काम कर सकती है, या कुछ और मिनरल उसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो अगर हम किसी मेटल का रिडक्शन कर रहे हैं, तो जो किसी और मेटल का मिनरल प्रेजेंट है वो भी रिड्यूस होकर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से किसी एक मेटल के अंदर किसी दूसरी मेटल की इम्प्यूरिटीज हो सकती है। तो इसलिए जो मेटल हमको इन मेथड्स के जरिए ऑब्टेन हुआ है, उसका प्यूरिफिकेशन हमको रिक्वायर्ड होता है। तो इस स्टेप को हम रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बोलते हैं। रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो डिस्टिलेशन मेथड हो सकता है। मींस ऐसी मेटल जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उनको हम डिस्टिलेशन मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं, या लिक्विडेशन मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, सॉरी। बोलिंग मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड, इनके जरिए भी हम इनको प्यूरिफाई कर सकते हैं। जोन रिफाइनिंग मेथड, अल्ट्रा प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए, जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह बनाने के लिए जो मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम जोन रिफाइनिंग मेथड के जरिए ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड, इसमें मॉन्स प्रोसेस भी आता है। इसके अलावा वन आर्कल प्रोसेस वगैरह इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इसको वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड बोलते हैं। तो मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर रहा हूं कि हम पूरी मेटलर्जिकल प्रोसेस को कितने स्टेप में करते हैं, या कितने ऑपरेशन के जरिए पूरी मेटलर्जिकल प्रोसेस की जाती है। इसमें सबसे पहले क्रशिंग ऑफ एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर आती है, जिसमें हम ओर को बिल्कुल, ओर के बड़े बड़े लम्स को बिल्कुल बारीक पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो पाउडर ओर मिलता है उसका हम कंसंट्रेशन करते हैं,
और कंसंट्रेशन करने के लिए हमको हाइड्रोलिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस या इसी तरह की और प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। जो कंसंट्रेटेड ओर मिल गया उसको हम ओर की ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो इजी रिड्यूसिबल फॉर्म हो। इस स्टेप को हम ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं। तो ड्रेसिंग ऑफ ओर के अंदर हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू रिड्यूसिबल फॉर्म। ये ऑक्सीडेशन स्टेप है और इसके अंदर दो ऑपरेशन होते हैं, या तो कैल्सिनेशन होगा या रिडक्शन होगा। जब रिड्यूसिबल फॉर्म में हमको ओर मिल जाता है तो हम उसको मेटल में रिड्यूस कर देते हैं, मींस रिडक्शन ऑफ ओर टू मेटल। इसके लिए हम इनमें से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, मींस हम कर सकते हैं कार्बन रिडक्शन मेथड, हम कर सकते हैं रिडक्शन बाई अनदर रिड्यूसिव मोर रिएक्टिव मेटल, या सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन मेथड, या हाइड्रोमेटलर्जी या डिस्प्लेसमेंट मेथड जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल से हम लेस रिएक्टिव मेटल ऑब्टेन करते हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड में हम मोर रिएक्टिव मेटल सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम इनको ऑब्टेन करते हैं। जो मेटल हमको इन मेथड से मिलती हैं उनमें कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज होती है, इसको हमको प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो इस स्टेप को हम प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोलते हैं। और इसके लिए हम डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, पोलिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग एक्सेट्रा इन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे स्टेप्स में हम मेटलर्जी की रिएक्शन को या मेटलर्जी की प्रोसेस को पूरा करते हैं। इसके बाद मैं मेटलर्जी का जो पहला स्टेप है, जो केमिस्ट्री के हिसाब से पहला स्टेप है क्रशिंग के बाद, वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो अब मैं आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर सिखाऊंगा। अब हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर को पढ़ते हैं। कुछ ऑथर कंसंट्रेशन ऑफ ओर को भी ड्रेसिंग ऑफ ओर प्रोसेस में ही शामिल करते हैं। खैर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के 4 मेथड हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसमें है पहला हाइड्रोलिक सेपरेशन, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा फोर्थ फ्लोटेशन और चौथा लीचिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर हाइड्रोलिक सेपरेशन या ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन सेपरेशन मेथड पढ़ते हैं। लेविगेशन सेपरेशन मेथड या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड उस समय यूज किया जाता है जब ओर और गैंग और मैट्रिक्स, ओर और गैंग और मैट्रिक्स या ओर और उसके इंप्यूरिटीज की रिलेटिव डेंसिटी में काफी डिफरेंस होता है। ओर भारी होता है और उसके अंदर प्रेजेंट इंप्यूरिटीज हल्की होती है। उस समय हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में हम स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर के अंदर ओर को डाल देते हैं। तो ओर और इंप्यूरिटीज दोनों स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर के साथ बहती हैं। ओर भारी होने की वजह से उसका सेडिमेंटेशन पहले हो जाता है और इंप्यूरिटीज हल्की होने की वजह से पानी की फ्लो के साथ बहकर चली जाती है। इसको समझने की कोशिश करें। सपोज करो हमने एक टैंक के अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो लगाया हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर तेजी से पानी आ रहा है और यहां से निकलने वाले पानी को हम कुछ नालियों में बहाते हैं, सपोज करो, और इसके अंदर ओर डाल देते हैं। हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर के अंदर ओर डाल दिया। तो स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर में ओर और उसकी इंप्यूरिटीज दोनों शामिल होके और इन नालियों में अगर बहेगी तो ओर भारी होने की वजह से ये सेडिमेंटेशन हो जाएगा, इन गड्ढों में भर जाएगा। ये गड्ढे बने हुए नाली के अंदर, ये नाली के अंदर गड्ढे भर जाएंगे। तो यहां पर हमको कंसंट्रेटेड ओर मिल जाएगा और जो इंप्यूरिटीज है वो इसके साथ पानी के साथ बहकर चली जाएगी। तो वाटर फ्लो के साथ इंप्यूरिटीज बह जाती है और हमको कंसंट्रेटेड ओर इसमें नीचे मिल जाता है। तो ये तो एक सैमेटिक डायग्राम हो गया। इसके लिए 2 डिवाइसेस ज्यादातर इसमें यूज किए जाते हैं। पहला है विल्फ्लेट टेबल और दूसरा है हाइड्रोलिक क्लासिफायर। तो मैं हाइड्रोलिक क्लासिफायर आपको बताता हूं। हाइड्रोलिक क्लासिफायर में क्या होता है, एक कोन टाइप के स्ट्रक्चर में वाटर का फ्लो नीचे से आता है। कोन टाइप के स्ट्रक्चर में वाटर का फ्लो नीचे की तरफ आता है और यहां नीचे से वाटर का तेज फ्लो आ रहा है
और ऊपर से हम इसके अंदर ओर डाल देते हैं। तो पानी के फ्लो के अंदर और यहां से पानी के निकलने का रास्ता होता है। तो पानी के स्ट्रॉन्ग फ्लो में जब ओर घुलता है या ओर मिल जाता है तो पानी का स्ट्रॉन्ग फ्लो में और एक्स्ट्रा पानी जो आ रहा है या एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है वो बह के जा रहा है। तो हैवी ओर इसमें से होकर, इस पार्ट में से होकर, इस कोन के नीचे वाले पार्ट में से होकर ये कंसंट्रेटेड ओर हमको मिल जाता है। और जो इम्प्यूरिटीज है वो वाटर के फ्लो के साथ चला जाता है। इसको हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम एक कोन टाइप की स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें नीचे से वाटर का फ्लो आ रहा है और ऊपर से ओर डालते हैं। तो इस स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर में ओर मिक्स होता है और हैवी ओर, ग्रेविटी उसकी ज्यादा होने की वजह से, रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हैवी ओर पानी में नीचे बैठ जाता है और नीचे वाले रास्ते से कंसंट्रेटेड ओर हमको मिल जाता है और जो इम्प्यूरिटीज है वो वाटर के साथ बह के चली जाती है। तो इस तरह से हम ग्रेविटी सेपरेशन के जरिए या नेविगेशन सेपरेशन के जरिए या हाइड्रोलिक सेपरेशन के जरिए उन ओर का प्यूरिफिकेशन करते हैं जिनमें ओर और इम्प्यूरिटीज की रिलेटिव डेंसिटी में काफी डिफरेंस होता है। इसमें हम टिन स्टोन जैसा ओर है, टिन स्टोन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या फिर क्रोमाइट ओर का कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो जितने भी भारी ओर हैं और उनके अंदर अगर हल्की इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है तो उसका प्यूरिफिकेशन या कंसंट्रेशन हम हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड के जरिए करते हैं। मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज हम उस समय करते हैं जब ओर और गैंग या मैट्रिक्स में से कोई एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक नेचर की है। जैसे वुल्फ्रामाइट है FeWO4 और कैसिटेराइट है SnO2। वुल्फ्रामाइट और कैसिटेराइट में वुल्फ्रामाइट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है जबकि कैसिटेराइट का मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता है, ये नॉन मैग्नेटिक है। तो जब हम इन दोनों ओर्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं तो इसमें हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में हम मैग्नेटिक रोलर के ऊपर, हमने ये क्या किया, ये मैग्नेटिक रोलर ले लिया और इसके ऊपर बेल्ट कन्वेयर लगा दिया। इस मैग्नेटिक रोलर के ऊपर बेल्ट कन्वेयर लगा दिया और इस बेल्ट कन्वेयर के ऊपर हम ओर डाल रहे हैं। ये क्या है? मैग्नेटिक रोलर है और इसके ऊपर हमने ओर डाला जिसमें से इस ओर में, ओर तो मैग्नेटिक है लेकिन उसके अंदर प्रेजेंट जो इम्प्यूरिटीज है या गैंग या मैट्रिक्स है वो नॉन मैग्नेटिक है। तो ओर इस बेल्ट कन्वेयर से होता हुआ जब मैग्नेटिक रोलर के ऊपर से निकलता है तो मैग्नेटिक पार्ट इस रोलर से स्टिक कर जाता है जबकि नॉन मैग्नेटिक पार्ट रोलर से दूर जाके इकट्ठा हो जाता है और मैग्नेटिक पार्ट जहां से बेल्ट कन्वेयर रोलर से अलग हो रहा है वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक हो गया। जो सब्सटेंस है वो तो रोलर के पास इकट्ठा होगा और जो नॉन मैग्नेटिक है सब्सटेंस है वो रोलर से दूर जाके इकट्ठा हो गया। मींस अगर ओर मैग्नेटिक है तो ओर तो यहां पर रोलर के पास इकट्ठा हो जाएगा और अगर उसके अंदर प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज नॉन मैग्नेटिक है तो वो रोलर से दूर हो जाएगी। तो इस तरह से मैग्नेटिक सेपरेशन में हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक ओर को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं या मैग्नेटिक ओर में नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज है उसको अलग कर सकते हैं। ऐसे ही मैग्नेटाइट ओर को भी प्यूरिफाई करने के लिए या कंसंट्रेट करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड उस समय यूज किया जाता है जब स्ट्रांगली मैग्नेटिक ओर के अंदर, स्ट्रांगली फेरोमैग्नेटिक ओर के अंदर नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है। उस समय हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक रोलर के ऊपर बेल्ट कन्वेयर लगा देते हैं और ओर को इस बेल्ट कन्वेयर के ऊपर से निकालते हैं।
तो जो जब तेजी से घूम रहा होता है तो नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज तो रोलर से दूर जाके गिरती है, जबकि मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज मैग्नेटिक रोलर से स्टिक कर जाती है और जहां कन्वेयर रोलर से अलग हो रहा है उस जगह आके इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के जरिए क्लासिफाई कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। हमारा अगला मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड ओर और गैंग की डिफरेंट वेटिंग टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट वेटिंग टेंडेंसी का मतलब क्या है कि सल्फाइड ओर और गैंग, इनमें से जल्दी गीला कौन होता है और किससे गीला होता है। सल्फाइड ओर ऑयल से जल्दी गीला होता है और इंप्यूरिटीज है या गैंग या मैट्रिक्स है ये वाटर से जल्दी गीला होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टील का टैंक लेते हैं। इसका प्रोसीजर मैं बता रहा हूं कि मैकेनिज्म किस तरह से वर्क कर रहा है। इसके अंदर हम स्टील का एक टैंक लेते हैं जिसमें 2 कंपार्टमेंट हमने बनाए हुए हैं। इसके एक कंपार्टमेंट के अंदर हम ओर प्लस कोई फ्रोथर जैसे पाइन ऑयल वगैरह, कलेक्टर जैसे पोटेशियम इथाइल जैंथेट और एक्टिवेटर या डिप्रेसेंट डाल देते हैं और एसेसरीज फिट करते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बता रहा हूं। सबसे पहले हमने एक स्टील का टैंक लिया जिसमें 2 कंपार्टमेंट है। इसके एक कंपार्टमेंट में मैंने ओर ले लिया, प्लस इसके अंदर फ्रोथ प्रोड्यूस करने के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में फ्रोथ प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई फ्रोथर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जो फ्रोथ प्रोड्यूस करने के काम में लाया जाता है। इसके लिए पाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, इस तरह के ऑयल यूज किए जाते हैं। तो मैंने पाइन ऑयल ले लिया, ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है। इसके साथ कलेक्टर के तौर पर जो ओर को कलेक्ट करने के काम में लाते हैं वो यूज करते हैं। तो पोटेशियम इथाइल जैंथेट, सोडियम इथाइल जैंथेट, ऐसे कोई सब्सटेंस हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं पोटेशियम इथाइल जैंथेट का यूज कर रहा हूं। तो इसमें कलेक्टर के तौर पर पोटेशियम इथाइल जैंथेट डाल देते हैं। इसके अलावा एक्टिवेटर या डिप्रेसेंट, फ्रोथ हमको ज्यादा बनाना है तो कोई एक्टिवेटर डालते हैं। कॉपर सल्फेट एक अच्छा एक्टिवेटर है, वो डाल सकते हैं। और अगर हमको फ्रोथ का अमाउंट कम रखना है तो डिप्रेसेंट डालते हैं। इसके लिए सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट जैसे डिप्रेसेंट हम इसमें यूज करते हैं। इसके अंदर एयर की सप्लाई के लिए एक पाइप लगाया जाता है जिससे हम कंप्रेस्ड एयर इस टैंक के अंदर पास करते हैं और इस पाइप के आगे वाले हिस्से पर परफोरेटेड पाइप लगाते हैं। तो जब हम कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर पास करते हैं तो कंप्रेस्ड एयर इसमें से निकलता है और इसमें हम पानी भी डाल देते हैं, इसमें वाटर भी डाला रहता है। तो वो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले ओर लिया, इसमें पानी डाला, पाइन ऑयल डाला, पोटेशियम इथाइल जैंथेट डाला। इसके अलावा एक्टिवेटर या डिप्रेसेंट में से कोई एक चीज डाली। अगर हमको फ्रोथ ज्यादा बनाना है तो हम एक्टिवेटर, कॉपर सल्फेट जैसा कोई एक्टिवेटर डालते हैं, या कम करना है तो सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट जैसा कोई डिप्रेसेंट डालते हैं। और इसमें अब हम कंप्रेस्ड एयर का फ्लो करते हैं। तो ये पानी में ओर पड़ा हुआ है और साथ में पाइन ऑयल, पोटेशियम इथाइल जैंथेट पड़ा हुआ है और जब एयर इसके अंदर से तेजी से बाहर निकलता है तो पाइन ऑयल की वजह से ये फ्रोथ प्रोड्यूस होता है। और मैंने आपको बताया कि ये गैंग और ओर की डिफरेंट वेटिंग नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ओर ऑयल से जल्दी गीला होता है और हल्का होने की वजह से ये फ्रोथ के साथ, यहां पर फ्रोथ बनने लगता है, फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाता है। और इम्प्यूरिटीज वाटर से जल्दी गीला होकर भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाती है। तो ये सल्फाइड और फ्रोथ के साथ आ गया और इस फ्रोथ को हम ये इस अगले वाले चैम्बर में इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस चैम्बर में ये पूरा फ्रोथ है वो इकट्ठा होता जाता है और फ्रोथ के साथ जो सल्फाइड ओर है वो भी इकट्ठा होता जा रहा है। तो इस तरह से हम सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर क्या करते हैं, एक स्टील का टैंक लेते हैं, एक स्टील के टैंक में पानी के अंदर पानी भरते हैं, उसके अंदर ओर या पाइन ऑयल और ओर प्लस पाइन ऑयल प्लस पोटेशियम इथाइल जैंथेट लेते हैं और कंप्रेस एयर का फ्लो इसके अंदर करते हैं जिससे
पाइन ऑयल की वजह से इसमें फ्रोथ का बनता है और सल्फाइड और इस फ्रोथ के साथ एब्जॉर्ब होके, तो ये जो मेथड है ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि सल्फाइड और फ्रोथ के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है और फ्रोथ के साथ एब्जॉर्ब होके हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या चीजें यूज की हैं? सबसे पहले हमने इसमें फ्रोथर यूज किया। फ्रोथर के तौर पर हम कोई ऑयल, नॉन एडिबल ऑयल जैसे पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल या इसी तरह का कोई भी नॉन एडिबल ऑयल यूज कर सकते हैं। कलेक्टर के तौर पर हम पोटेशियम इथाइल जैंथेट यूज करते हैं। ये आप नोट भी कर लें कि फ्रोथर के तौर पर हमने लिया या तो पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल, कोई भी फ्रोथर के तौर पर यूज किया जा सकता है। कलेक्टर के तौर पर, कलेक्टर क्या है? जो फ्रोथ को कलेक्ट करने के काम में लाता है। कलेक्टर के तौर पर पोटेशियम एथाइल जैंथेट को यूज करते हैं हम। इसके अलावा अगर हमको कोई एक्टिवेटर चाहिए तो उसमें कॉपर सल्फेट जैसा कोई एक्टिवेटर यूज करते हैं। और डिप्रेसेंट, एक्टिवेटर फ्रोथ को बढ़ाता है और डिप्रेसेंट फ्रोथ को कम करता है। जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम फ्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो बढ़ाना चाहते हैं तो एक्टिवेटर डालते हैं, कॉपर सल्फेट एक बहुत अच्छा एक्टिवेटर है। और अगर फ्रोथ को कम करना चाहते हैं तो डिप्रेसेंट डालते हैं, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट। ये मटेरियल डिप्रेसेंट की तरह वर्क करते हैं। तो ये आप नोट कर लें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या क्या बताया है। फ्रोथर के तौर पर कोई नॉन एडिबल ऑयल जैसे पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल यूज किया जाता है। कलेक्टर के तौर पर पोटेशियम एथाइल जैंथेट या सोडियम एथाइल जैंथेट यूज करते हैं। डिप्रेसेंट के तौर पर सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। और एक्टिवेटर के तौर पर हम कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। तो ये चीजें आपको नोट डाउन करनी है और ये डायग्राम भी बनाना है। अगला प्रोसेस है लीचिंग प्रोसेस। ये एक केमिकल प्रोसेस है। जब हम किसी ओर को इन फिजिकल प्रोसेस के जरिए, ये फर्स्ट 3 फिजिकल प्रोसेस के जरिए कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो हम केमिकल प्रोसेस का यूज करते हैं जिसे हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। लीचिंग प्रोसेस को हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस या वेट प्रोसेस के अंदर भी शामिल किया जाता है। लीचिंग प्रोसेस में हम ओर को किसी सुइटेबल रिएजेंट की हेल्प से रिएक्ट कराते हैं, किसी सुइटेबल रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं ओर को, जिससे कि ओर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और इंप्यूरिटीज इनसॉल्युबल फॉर्म में बची रह जाती है। इस इंप्यूरिटीज को हम फिल्टर आउट कर लेते हैं और जो सॉल्युबल कंपाउंड हमें मिला है उससे हम ओर को फिर से रिकवर कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं एल्यूमिनियम मेटलर्जी का बियर प्रोसेस आपको बता रहा हूं। एल्यूमिनियम मेटलर्जी का बियर प्रोसेस एल्यूमिनियम मेटलर्जी का बियर्स प्रोसेस एल्यूमिनियम के और बॉक्साइट को कंसंट्रेट करने का एक मेथड होता है। इसमें हम बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ ऑटोक्लेव के अंदर करीब 8 से 10 घंटे के लिए 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि हम ओर को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ 8 से 10 घंटे के लिए ट्रीट करते हैं करीब 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और जिसके अंदर गर्म करते हैं उसे हम ऑटोक्लेव कहते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम ऑटोक्लेव के अंदर बॉक्साइट ओर को 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ करीब 8 से 10 घंटे के लिए ट्रीट करते हैं। तो रिएक्शन किस तरह से होती है? बॉक्साइट ओर है Al2O3.2H2 प्लस NaOH 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 8 to 10 आवर्स जब इसको गर्म किया जाता है तो ये NaAlO2 2NaAlO2 प्लस 3H2O में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। हम इसको एक बार बैलेंस भी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम 2 है, सोडियम भी 2 है, ऑक्सीजन अगर हम देखते हैं तो 2 और 2 4 और 3 7 है, तो 4 और 3 7 हो गया। हाइड्रोजन 6 है, 4 और 2 6 हो गया। तो बॉक्साइट ओर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब 8 से 10 घंटे तक ट्रीट किया 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो सॉल्युबल सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है और ये डिसॉल्व हो जाता है।
और इसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज होती हैं Fe2O3, TiO2 एक्सेट्रा, जो भी इम्प्यूरिटीज हैं वो इनसॉल्युबल फॉर्म में बची रह जाती है। इन इम्प्यूरिटीज को फिल्टर आउट कर लेते हैं और एक सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का क्लियर सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम हाइड्रोलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइज करने के लिए हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के वाटर में बने हुए सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं और इसके लिए NH4Cl एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो हाइड्रोलाइज होके ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस में कन्वर्ट हो जाता है और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है प्लस NaOH का फॉर्मेशन। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट को हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये वाटर लाइक प्रेसिपिटेट होता है और कलेक्ट करने के बाद इसको गर्म करते हैं AlOH होल थ्राइस। इसको करीब 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और प्योर एल्यूमिना Al2O3 प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। प्योर एल्यूमिना प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। एक बार बैलेंस करके देखें, ऑक्सीजन 6 है, 3 3 6 हो गया, हाइड्रोजन भी 6 है, एल्यूमिनियम 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम इस बीएस प्रोसेस में क्या करते हैं, ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ 150 डिग्री सेल्सियस पर 8 से 10 घंटे के लिए ट्रीट करते हैं तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के फॉर्म में सॉल्युबल हो जाता है और इम्प्यूरिटीज आयरन, TiO2, Fe2O3 इनकी इम्प्यूरिटीज बची रह जाती है। इसको हम फिल्टर आउट कर लेते हैं। ये जो क्लियर सॉल्यूशन सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का बनता है इसको हम बॉयल करते हैं अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, जिससे ये हाइड्रोलाइज होके व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देता है, जिसको हम कलेक्ट करके 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमको प्योर एल्यूमिना Al2O3 मिल जाता है, जिसे हम आगे की मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज करते हैं। तो ये लीचिंग प्रोसेस है और ये उस समय यूज की जाती है जब नॉर्मल फिजिकल मेथड के जरिए हम ओर को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो हम ये केमिकल प्रोसेस मींस लीचिंग प्रोसेस यूज करते हैं, जिसे हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस या वेट प्रोसेस में भी शामिल किया गया है। आप इसे नोट करें।